नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे एक खास मुद्दे की। राजस्थान में इन दिनों पूरी सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है और 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान करने वाली है। लेकिन एक चौंकाने वाला जो पहलू है यह है कि जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल हब राजस्थान ने बनाया है वो केवल राजस्थान के लिए नहीं, दुनिया में अपनी छाप रखता है। वो हम बात करें बहरोड, तिजारा, भिवाड़ी वाला जो पार्ट है उसकी, जहाँ पे जापानी जोन भी है, कोरिया जोन भी है, और उसी क्षेत्र में भजन लाल इस वक्त गए हुए हैं। लेकिन यात्रा दोपहर में थी भजन लाल जी की और दिन में बदमाश फायरिंग कर रहे थे। और रोचक बात ये देखिए, आप ये फुटेज में भी देख रहे होंगे कि एक बदमाश पिस्टल हाथ में लेकर के, स्टेन गन है उसके हाथ में, और जो रिसेप्शन पे या काउंटर पे जो सज्जन बैठे उन्हें पर्ची थमा रहा है। लगे रहा होगा कि शायद को बिल पे करने गया होगा, लेकिन नहीं, 5 करोड़ की फिरौती रंगदारी के लिए वो पर्ची थमाई गई है कि 5 करोड़ रुपए चाहिए। कौशल गैंग का नाम भी आ रहा है सामने, हरियाणा की एक कुख्यात गैंग बताई जाती है। लेकिन दुस्साहस, कुछ दिन पहले ही भिवाड़ी में ललित ज्वेलर्स के मालिक की हत्या करके वहां से लूट की, डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले योगेश ज्वेलर्स के 2 बार लूट हो चुकी है। पूर्ववर्ती सरकार के वक्त पपला को AK-47 की नोक पर निकाल करके थाने से लेकर चले गए। आप कार्रवाई करिए, सब कुछ करिए, लेकिन इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि कुछ विशेष ऑपरेशन चलाए जाने की जरूरत है। जब SIT गठित की हुई है, विशेष रूप से वहां तहकीकात चल रही है, और उसी दरमियान जिस थाने में पूछताछ चल रही है पिछली घटना को लेकर के, वहां से 10 किलोमीटर के अंदर ही दोबारा 15 मिनट तक फायरिंग हो रही है। इससे भी आगे की बात देखिए, नया जिला बनाया गया, आसपास में ज्यादा अंतर नहीं है, 3 जिले हैं पुलिस के, और वहां पे पिछले दिनों 6 आतंकियों को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त देखते हुए पकड़ा गया। एक बहुत बड़ा मॉड्यूल वो तैयार कर रहे थे, और क्या अंजाम होता, क्या करते, वो एक बात की बात है, लेकिन आतंकियों को भी पकड़ा गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी पैसा अगर निवेश करता है तो वो देख के चलता है कि मैं कितना सुकून है मेरे को, वहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है, सड़कें कैसी हैं। मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा, और ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं बनाना चाह रहा। बेशक राजनीतिक दल इसे बनाए, लेकिन हम सब लोगों की एक चिंता होनी चाहिए। हम राजस्थान के वासी हैं, व्यापारी हमारे हैं, जो निवेश करने के लिए आ रहा है उस तरह का सौभाग्य होता है कि कोई निवेशक बाहर से चल करके आपकी जमीन पर आ रहा है। सौभाग्य की बात ही कहूँगा, क्योंकि हर राज्य इस तरह के निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबमिट करता है और उन्हें आकर्षित भी करता है। दुनिया के मुल्कों में भी जाकर के अपनी चीज़ों को बताते हैं कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे, आप हमारे यहाँ पे आइए। ग्लोबल मार्केट में, ओपन प्लेटफॉर्म में व्यापारी कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन ऐसे हालात होंगे तो निवेश आएगा कैसे? तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, हमारे साथ भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं, कांग्रेस से हमारे साथ में किशोर शर्मा साहब हैं, और हमारे साथ योगेश भारद्वाज जी विशेष रूप से जुड़ रहे हैं, जो 2 बार नीमरामन्ना में ही अपनी ज्वेलरी की दुकान में लूट का शिकार बन चुके हैं और आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। विशेष आग्रह पर हिम्मत करके उन्हें हमें जोड़ा है। मना कर रहे थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया उनसे कि आप हमारे साथ में जुड़े, अपनी पीड़ा भी आप जाहिर कर रहे, और व्यापारियों में किस तरह की एक चिंता है वो आप ही बता सकते हैं। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूँगा। तकलीफ होती है, एक तरफ सुकून की बातें होती हैं कि देखिए राजस्थान के अंदर, और अब तो हिंदुस्तान में एक जगह बन गई है कि बहरोड के आगे आप जाएंगे तो रात का नज़ारा भी अलग होता है, दिन में भी अलग होता है। जब पब्लिक वहाँ पे, और जब बसों में शिफ्ट से जाते हैं ड्यूटी पे, तो एक लगता है कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है इस धरती के ऊपर। यूनिट्स लगी हैं, इंडस्ट्रीज लगी हैं। रात को जब चिमनी की धुआं और चमकते हुए जो बल्ब दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे क्षेत्र में देखिए किस तरह का काम हो रहा है। मुझे नहीं मिला, मेरे भाई किसी और को रोज़गार मिला होगा, लेकिन रोज़गार मिला है। बहुत बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में वो हब बना है। क्या लगता है साहब, इस तरह से रंगदारी मांगी जाएगी और हम उम्मीद कर रहे हैं निवेश आएगा? देखिए, मैंने
निमराना और भिवाड़ी को देखा है। वहाँ जाकर के अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि हम राजस्थान में हैं। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर और बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जापानीज़ कंपनी है, कोरियन कंपनियाँ हैं, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। और आप देखिए इतनी लेबर रहती है वहाँ, और ये सब मैंने देखा है। तो वो औद्योगिक क्षेत्र है पूरा, और उस औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह की वारदातें अभी हो रही है, इस तरह की वारदातें पहले भी होती रही हैं जो आपने बताई हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस तरह का वो डेवलपमेंट वहाँ हुआ है, भिवाड़ी में हुआ है और निमराना में हुआ है, उसको देखते हुए वहाँ पुलिस व्यवस्था नगण्य है। मैं तो नगण्य इसलिए मानता हूँ कि जहाँ पर हम कहीं अपने घर में भी अगर सोना चांदी या पैसे कहीं रखते हैं तो उसकी सुरक्षा के उपाय करते हैं। आप देखिए कि वहाँ जिले बना दिए, पुलिस की व्यवस्था कर दी, लेकिन उतनी संख्या में पुलिस नहीं है। दूसरा उसका तरीका कि पुलिस को वहाँ क्या करना। अब आप देखिए ये हरियाणा से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, यूपी से जुड़ा हुआ है, और बदमाश कच्चे में आते हैं। कच्चे में आएंगे, सड़क पे भी पहले वारदातें होती थी, रात में चलती गाड़ी को रोक लिया और अपने भिवाड़ी में उधर ले गए, हरियाणा में ले गए, यूपी में ले गए, और वहाँ उससे मारपीट कर ली, लूट खसोट कर ली, जो अभी भी होता है रात में कई बार। तो इस तरह की जब वारदातें होती हैं तो ये क्यों हो रही है? इसका रीज़न ये है कि अपराधी कोई ये नहीं देखता ये बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। आप देखिए इन्होंने डाटा भी नहीं बांध रखा है। ये इतने निर्भीक हैं अपराधी कि इन्होंने कोई मास्क भी नहीं लगा रखा, मुंह भी नहीं ढक रखा है, और ये वहां आकर के उसको धमकी दे गए। और धमकी नहीं दे गए, जिस तरह से ये भिवाड़ी में वारदात हुई थी उसमें एक सब इंस्पेक्टर ने, दिल्ली पुलिस का था, उसने अपने जानकार था, उसको पकड़ा दिया। बाकी मुख्य मुलजिम तो आज भी पकड़ में नहीं आए हैं। देखिए अपराधी खांचा देखता है। मैं आपको ये बता दूं, अगर ये पता लग जाए अपराधियों को कि यहां जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, यहां जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, अपराधी किसी सूरत में उस इलाके का मुंह नहीं करता है। इलाका देखता है जहां की पुलिस सो रही है, जहां की पुलिस काम नहीं कर रही है, अपराधियों को नहीं पकड़ रही है। अब आप बताइए, भिवाड़ी की वारदात करके निकल गए, उन अपराधियों ने जाके कहा होगा, उन्होंने कहा हम तो कर आए, अब तुम चले जाओ, और ये आ गए या करने। अब आप बताइए स्ट्रेन इतनी बड़ी, अगर वो एक बार में फायर करेगा 10-20 को लेके बैठेगा। तो इस तरह का भय व्याप्त कर रखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मुझे इतना कष्ट होता है, मेरा खून खोलता है, इस प्रकार के अपराधी आते हैं। हमने ऐसे अपराधियों की बहुत टांगें तोड़ी है, हम अपराधी को आने नहीं देते अपने इलाके में। अगर वहां पर इस प्रकार के नकारा पुलिस लग रही है तो उस पुलिस में तुरंत परिवर्तन करे। मैं आदरणीय भजन लाल जी साहब को कह रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये निकम्मे और नकारा पुलिस अधिकारी जो वहां पर वारदातों को नहीं रोक पा रहे हैं, या तो इनको रोक लीजिए, नहीं तो आपके यहां निवेश करने वाले बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको यह पता होना चाहिए, निवेश वहीं होता है जहां सुरक्षा होती है। ज्वेलर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। अब ये हाईवे किंग वाला है, इसके कितने हाईवे किंग चलते हैं मैं बता दूं आपको। आप कहें ना कहें, ये हाईवे किंग वाला इसको पैसे पहुंचाएगा। अगर इसको सुरक्षित रहना है तो पुलिस इनको रोक नहीं सकती है, पुलिस में इतना दम नहीं है कि इन बदमाशों को रोक ले। मैं कह रहा हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि पुलिस के अधिकारी, पुलिस के यहाँ राजनेता सोचें। जोशी साहब देखिए, पुलिस में दम है, मैं मतलब कहना नहीं चाहिए ऑन स्क्रीन। ये कहा जाता है कि पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं। अगर पुलिस अपने पे आती है तो गुंडों की पैंटें गीली होती हैं। लेकिन आपने जो पहले कहे कि अगर कोई नक्कार है तो उसे साइड में करना चाहिए, और वास्तव में जो पुलिसिंग कर सकते हैं कोर पुलिस ऑफिसर, ऐसा नहीं है कि पुलिस के आगे आज भी कांपते नहीं है बदमाश, कांपते हैं। संविधान ने एक ही संस्था गवर्नमेंट की ऐसी बनाई है जिसको लाठी और वर्दी दी है योगेंद्र जी चलाने के लिए अधिकृत रूप से। अगर वहां की पुलिस के आगे कांपते होते तो ये घटनाएं नहीं होती। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं। और अगर आपको इनको रोकना है घटनाओं को, तो वहां मजबूत पुलिस करनी पड़ेगी, मजबूत पुलिसिंग करनी पड़ेगी। वहां बताना पड़ेगा आसपास के इलाके के बदमाशों को, हरियाणा यूपी उनको, कि हमारे यहां आओगे तो कौवा मार के लटका देंगे, ये बताना पड़ेगा। और ये अगर नहीं बताया तो आप समझ लीजिए फिर तैयार रहिएगा, ये गैंग जो ओपन मुंह करके आ रही है दोबारा आएंगी और वारदात करेंगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए चिंता है, चिंता होना भी लाजमी है। और जिस तरह की स्थितियां बनी है, मेरे साथ में किशोर जी भी हैं और गर्ग साहब भी हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, चिंता होनी चाहिए हम सबके बीच में। पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी इसी तरह से थाने में घुस के AK-47 की नोक पे एक बदमाश को निकाल के लेके चले गए। अभी 10 दिन हुए नहीं है कि दूसरे पे दमादम सुबह की मॉर्निंग के
और देखिए आप दुस्साहस देखिए, आप पिक्चर में भी वीडियो जो हैं उसमें देख रहे होंगे, कोई नकाब नहीं है, आराम से स्टेन गन और पिस्टल लेकर के आ रहे हैं और धैं धैं फायर करके जा रहे हैं। हमारे साथ में आपके पास में आऊंगा, योगेश जी को सुनिए आप हमारे साथ में। योगेश भारद्वाज जी विशेष रूप से विशेष आग्रह से जुड़े हुए हैं। निमराना में इनकी ज्वेलरी शॉप है और इनका कहना है कि 2 बार इनकी दुकान पर लूट की वारदात हो चुकी है। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा। योगेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर, नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपकी अपनी एक ज्वेलरी शॉप भी है वहां पे, और पिछले दिनों कमलेश ज्वेलरी शॉप में भी घटना हुई है। एक दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे हैं हाईवे किंग पे भी घटना हुई है। क्या माहौल है, क्यों ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं? पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, या एक वहां के एरिया को बिल्कुल एक ऐसा चरागाह बना दिया कि हरियाणा से दूसरी जगह से आएंगे, यूपी हरियाणा कहीं से भी बदमाश और यहाँ वारदात करेंगे और चले जाएंगे? कैसे, क्यों हो रहा है ऐसा? नमस्कार सर, सबको नमस्कार करूं मैं। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरे को लाइन पे लिया और जोड़ा, इसके लिए। निश्चित रूप से नीमराना एक उभरता हुआ क्षेत्र है, उभरता हुआ शहर है। इसको अपन मिनी जापान के रूप में भी देख सकते हैं। जापानीज जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, डाइकिन है, आसामोरी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप में यहाँ लगी हुई हैं। पर मेरे को लगता है कि शायद अब इन कंपनियों को नीमराना से तो निश्चित रूप से पलायन करना ही पड़ेगा। ये जो मैं खामियां देख पा रहा हूं, 2018 में अपने खुद के शोरूम पे रात को नकाबपोश लोग आए, सामान का थैला भर के ले गए, और 2018 से लेके 24 आ गया। पहले वाली घटना की जानकारी सब लोगों को है, उसमें कुछ निवारण भी हुआ। 2020 में दोबारा उसी शोरूम पे घटना हुई, पर 20 से 24 आने के बाद भी महज 4 वर्ष उस घटना को बीत गए, आज तक कोई भी उस घटना का निवारण नहीं निकल पाया है। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि सबसे मुख्य जो मेरे को लगता है, कुछ तो जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर राजनीतिक दबाव निश्चित रूप से बना रहता है। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं मैं नहीं बता पाऊंगा, पर पिछले 30 माह में नीमराना में लगभग 15 से 16 एसएचओ का तबादला हो चुका है। हर एसएचओ 1.5 माह, 2 माह, 45 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 11 दिन से ज्यादा यहाँ पे नीमराना में नहीं टिक पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर निश्चित रूप से रहा होगा। अब क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं सरकार की, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मेरे को लगता है कि इस प्रेशर से तो उन लोगों को निजात निश्चित रूप से दिलाना पड़ेगा। दूसरी ये है कि इतने उभरते हुए क्षेत्र में हमारे यहाँ से 45 किलोमीटर दूर पे एसपी साहिबा बैठती हैं, और इससे पहले जब अलवर डिस्ट्रिक्ट नीमराना का लगता था तो 85 किलोमीटर पे एसपी साहिबा बैठती थी। अब महज ये घटना होने के बाद में, समाचार मिलने के बाद में 50 किलोमीटर दूर से अगर साहबान आएंगे और उसके बाद में हर चीज की यहाँ पे जानकारी लेंगे, तो निश्चित रूप से हर चीज का समय लग पाएगा, और एक छोटी सी बैठक के बाद में उनको वापस जाना पड़ता है, और फिर उसके बाद में किसी भी चीज का कोई भी समाधान नहीं निकल पाता है। बहरोड के लिए मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप बिल्कुल बारीकी से सर्वे करा लीजिए। एक एक दुकानदार मंथली दे रहा है। नीमराना में इस तरीके की अभी कोई व्यवस्थाएं नहीं बनी है, पर हो सकता है आगामी समय जब भी आए तो मेरे को तो लग रहा है कि कभी ना कभी इन दुकानदारों को भी इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, या इन समस्याओं को अपने आप को इनसे मुखारबिंद होना पड़ेगा। बाकी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज नजदीकी शहर बहरोड में आप खूब अपनी गहराई से सर्वे करा लीजिए। एक एक दुकानदार कम देता होगा, ज्यादा देता होगा, पर निश्चित रूप से मंथली का शिकार बना हुआ है। नीमराना में इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं जिनका कभी भी औचक निरीक्षण नहीं होता। जितने भी किराएदार हैं उनकी कोई भी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि उनके आधार कार्ड या फिर उनकी कोई भी जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है वो पुलिस में जमा होती हो। हरियाणा के या बाहर के जितने भी गुंडे बदमाश यहाँ आते हैं, उन लोगों ने नीमराना में कुछ ऐसी सोसाइटियां हैं जिनमें बना ले रखी है। और निश्चित रूप, क्या कल जो 6 बजे सुबह मॉर्निंग में एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से हाईवे किंग पे जो घटना का कार्यक्रम हुआ, तो क्या अपन इस चीज की रूपरेखा की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि 6 बजे कोई भी व्यक्ति क्या हरियाणा से चल के नीमराना में आया होगा? नहीं। मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत मत है कि निश्चित रूप से उसने नीमराना में किसी होटल पे या किसी सोसाइटी में या किसी भी संरक्षण में नीमराना में रात गुजारी होगी, जो सुबह सुबह 6 बजे वो वारदात करने के लिए पहुंच गया होगा। इस चीज की बिल्कुल गहराई से अपने को जानकारी लेनी चाहिए। नेताओं के फोन आते हैं तो बिना वेरिफिकेशन के और उनके प्रेशर में किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए पुलिस को, जो मेरा मानना है। और अगर इसी तरीके से ये सब व्यवस्थाएं चलती रही तो नीमराना एक दिन बिल्कुल गर्त की ओर चला जाएगा। अभी नीमराना में
कुबोतो जैसी कंपनी, सब लोगों को पता है ये बात, पूरे राजस्थान सरकार को पता है कि कुबोतो जैसी जापानीज कोरियन एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने घिलोट में निवेश के लिए इतनी बड़ी जगह को चिन्हित किया था, पर चंद किसी भी कारण से वो कंपनी यहाँ से बिल्कुल कूच कर गई। अभी 1 महीने पहले जिस तरीके से आया, उस तरीके से जो निराशा का माहौल पूरे इलाके में नीमना, घिलोट, सोतानाला और भैरोड में उस एक कंपनी के जाने से बना हुआ है, वो आप समझ नहीं सकते कि कितने रेटों में गिरावट आ गई, जी। कितने बिजनेस के ऊपर जितनी भी फर्क पड़ी है, इस पे बहुत ज्यादा हुई है। तो मेरा मानना है कि एक तो कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था या फिर नीमना में भी एक एसपी का ऑफिस, बिल्कुल कार्यालय निश्चित रूप से खुलना चाहिए, जो इन सब चीजों के ऊपर कमांड करे। यहाँ से जी राजस्थान जी का बॉर्डर बिल्कुल चले, मैं नजदीक है, योगेश जी तो वापस जिससे लौटूंगा आपके राजस्थान के पास में, बॉर्डर पे मैं भी कमांड वापस पूरी लौट रहा हूं, प्रतीत होती है। वापस आ रहा हूं मैं आपके पास में। योगेश जी वापस लौटूंगा, मैं सुरेश जी के और किशोर जी के पास में जाना चाहूंगा। किशोर जी आपके पास में आना चाहूंगा। हम तो पहले भी कई बार ये बात कह चुके, कानून व्यवस्था एक मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इतना गहरा नहीं होना चाहिए कि जिसका सॉल्यूशन किसी के पास में भी नहीं हो। आपकी सरकार थी, पपला का केस हुआ, वास्तव में एक बिल्कुल ये था कि थाने के अंदर से कि 47 से ताले तोड़ करके निकाल के लेके चले गए, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। ऐसी घटना, 15 मिनट तक फायरिंग हो रही है और आराम से वो पर्ची दे करके जा रहे हैं दहशत पैदा करने के लिए। तो मेरा मानना है कि राजनीतिक मुद्दे से राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति से ज़्यादा जरूरी एक चिंता होनी चाहिए हमारे कि वास्तव में जिस क्षेत्र के अंदर आपकी गवर्नमेंट रही हो, चाहे गर्ग साहब की गवर्नमेंट रही हो, निवेश आया है उस क्षेत्र में, क्यों निवेश के लिए हर किसी की निगाह उसी बेल्ट पे पड़ी हो। अगर उसी बेल्ट में इस तरह के हालात रहेंगे तो राजस्थान तरक्की कैसे करेगा? देखिए, निमराना पिछले 20 सालों में बड़ा तेज़ी से उभर के आया औद्योगिक केंद्र के तौर पर, और निमराना और भिवाड़ी 2 ऐसे इलाके हैं जो हरियाणा और दिल्ली के नज़दीक हैं, और जितना ग्रोथ इन दोनों जगह ने किया है और बाकी एरियो में इतना नहीं हुआ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो निमराना को डेवलप किया गया था तो इस मकसद से किया गया था कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट वहाँ आए। ये बड़ी गंभीर घटना है। भजनलाल जी की सरकार को 10 महीने हो गए, और जब भजनलाल जी इन्वेस्टमेंट के लिए जापान और कोरिया की यात्रा कर रहे हैं और उसी दौरान ये घटना घटती है, ये बड़ी गंभीर घटना है और इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत साफ इस बात को कहना चाहता हूँ, ये स्टैंड गन के जो गोलियों की धमक है, ये सिर्फ निमराना और राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, इस देश तक ही सीमित नहीं है, जापान और कोरिया तक इनकी धमक है। अगर निवेश लौट गया और निवेश हमारे राजस्थान में नहीं आया तो बड़ा नुकसान इस राजस्थान को झेलना पड़ेगा। क्योंकि जो आर्थिक योगदान किसी भी राज्य में होता है तो बड़ी तौर पे फ्रूटफुल तरीके से ग्रो करती है स्टेट। लेकिन अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रही और इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा राजस्थान को। ये जो धमक है, गोलियों की धमक, राज कोई सा भी हो, किसी भी तरीके का हो, बिल्कुल ठीक किसी भी स्टेट के लिए नहीं है। 10 महीने भजनलाल जी की सरकार को हो गए, और सोच लेना चाहिए। एक बात बहुत साफ है, सरकार का इकबाल तब कायम होता है जब उस राज्य की जनता पूरी तरह सुखी हो, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद हो। आज जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग का नुकसान राजस्थान की सरकार को, राजस्थान की जनता को झेलना ना पड़े, इसका प्रयास भजनलाल सरकार को कर देना चाहिए। जी गर्ग साहब, आपके पास में भी आना चाहूंगा मैं। देखिए, पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, ये आपके वक्त भी रहा है जब आप अपोजिशन में थे, आज कांग्रेस अपोजिशन में। लेकिन मेरा मानना है कि पॉलिटिकल डिस्कशन या आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा एक चिंता दिखनी चाहिए कि हाँ वास्तव में वो चिंता की बात है, इससे हम सबको तकलीफ होनी चाहिए। ये नहीं हमारे बयानों में नहीं, वाकई इसके प्रति चिंतित होना बहुत लाजमी है। ये मुझे लगता है कि एक्सट्रीम पोजीशन है कि जहाँ पे हम निवेश की भी बात कर रहे हैं, और आना चाहिए। बहुत अच्छे प्रयास हैं सरकार के, पूर्ववर्ती सरकार ने भी कई एग्रीमेंट्स किए, लेकिन अगर ये हालात रहेंगे। अभी मुझे योगेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ से निमराना से, उनका कहना था कि गिलोट से 1-1.5 महीने पहले ही एक कोरियन कंपनी या जापानी कंपनी, अभी बता रहे थे, वो वहाँ से मूव करके चली गई हालात देख करके। भी अपराधी है वो पकड़े जाएंगे। कानून व्यवस्था में देखिए काफ़ी सुधार आया है पहले से। आपने देखा होगा एसओजी भी अपना काम कर रही है। इसके अलावा साइबर क्राइम के अंदर जो मेव एरिया है, भरतपुर का एरिया है, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा साइबर क्राइम का गढ़ है। उसकी कमर भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में तोड़ी है।
करीबन लगभग 70% साइबर क्राइम को वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया है। तो निरंतर भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है। जो भी घटना हुई है वो गलत हुई है, लेकिन जो भी उसके अपराधी हैं, जो भी लोग हैं, वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। जिस तरीके से भिवाड़ी के अंदर पकड़े गए हैं, उसी तरीके से ये भी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। ये मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें पकड़े जाएंगी। जी जोशी साहब, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आपको लगता है कि अभी योगेश जी जो बता रहे थे कि रोचक बात देखिए कि वहाँ किसी भी एसएचओ को 1.5-2 महीने से ज़्यादा रुकने ही नहीं देते हैं। 15-20 से 1 महीना किसी भी व्यक्ति को आने के बाद में देखने में लगता है, स्टाफ को समझने की कोशिश करता है। जब आपको, मुझे लगता है कि इसमें एक बड़प्पन दिखाना होगा पॉलिटिकल विल पावर का, कि आपको वहाँ किसी तरह का पॉलिटिकल दखल नहीं होना चाहिए। मैं एक बयान कोट करना चाहूँगा। बाबा बालकनाथ जीत करके आए थे और भिवाड़ी पहुँचे थे वो विधायक बनने के बाद। उन्होंने कहा था कि अब बदमाशों को ये समझ लेना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर या तो ये जगह खाली करके चले जाएं, या अब उनकी खैर नहीं है। उसके बाद से लगातार घटनाएं हो रही हैं। अब योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। अभी जो वो योगेश जी ने कहा है कि वहाँ पर चौथ वसूली की जाती है, हर दुकानदार से पैसे लिए जाते हैं और ये किया जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भिवाड़ी और निमराना ये रिचेस्ट जगह है। मतलब यहाँ पुलिस के अधिकारी भी अप्रोच लगा के लगते हैं, यहाँ पर जो एसएचओ है वो भी अप्रोच लगा के लगता है। वहाँ अगर थोड़ा सा ढीला पड़ा और कुछ भी थोड़ा सा मिला जुला नहीं हुआ तो फट ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले हमारे समय में हम एक एक रेंज में हम 16-16 साल तक रहे, हमें किसी ने ट्रांसफ़र ही नहीं किया इधर से उधर। काम देखते थे और काम देख करके लगाया करते थे। आज काम का कोई लेना देना नहीं है। आप तो आपकी लाइजन कितनी है उसके ऊपर आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको बताऊं, अभी जो आतंकवादी पकड़े गए थे ना दिल्ली में, जो दिल्ली से आए थे, भिवाड़ी से लेके गए थे, उन आतंकवादी पकड़े गए तो एक बड़े अफसर का था अखबार के अंदर कि भाई ये तो आतंकवादी हमारे यहाँ के तो थे ही नहीं, ये तो बाहर के थे, दिल्ली पुलिस ले गई, हमारे यहाँ तो रुके हुए थे ये इसलिए चले गए। अब वही अधिकारी इसमें क्या कहेंगे कि ये अपराधी ये भी बाहर के थे साहब, अपराध करके चले गए, मैं क्या करूं, हमारे यहाँ के तो अपराधी है ही नहीं, हमारे यहाँ के होते तो हम पकड़ लेते। तो इस तरह की अगर टिप्पणी करने वाले अधिकारी उस इलाके में लगे हुए हैं तो योगेंद्र जी बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि मैंने अखबार में उनकी जब टिप्पणी पढ़ी तो मुझे बड़ा दुख और दर्द हुआ कि आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस ले जा रही है। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ के तो थे ही नहीं भाई, वो तो दिल्ली पुलिस है ले गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इन पे लगाम लगाई जाए। अधिकारियों को स्थायी वहां कम से कम भी 2 साल तक कोई एसएचओ, एसपी, एडिशनल एसपी नहीं हटने चाहिए। और जो सिफारिश से लग रहे हैं इनकी सिफारिशें बंद करो। ये वहां कमाने खाने के लिए लगते हैं, ये चीज बंद कर देनी चाहिए और काम करने वाले अधिकारी, सेक्रीफाइस करने वाले अधिकारी लगने चाहिए। बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं। मुझे लगता है कि वास्तव में अगर सोच रखनी है तो गुलाबचंद कटारिया जी का मैं एक बयान कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि बड़ी पीड़ा की बात होती है कि पुलिस में एटलीस्ट डिजायर कल्चर बंद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये भरोसा रखना चाहिए कि जो खाकी की वर्दी में बैठा हुआ आदमी है वो इंसाफ करेगा, और हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि उसका इकबाल बुलंद रहे। वो तभी रहेगा, अदरवाइज होगा क्या, आपके जो जिसकी सिफारिश से वो लग रहा है उसके प्रति उसकी लॉयल्टी होगी, उस ऑफिसर के प्रति या उस समाज के प्रति नहीं हो सकती। उसको चिंता उस लगवाने वाले की होगी। योगेश जी आपके पास में आना चाहूंगा, समय कम है, मेरे साथ 2 गेस्ट और रहेंगे। अब वहां के व्यापारियों के बीच में चर्चा क्या है, क्या अपेक्षा करते हैं? व्यापार बढ़ाने की जब वो चेष्टा और कवायद करता है तो कुछ ना कुछ दिनों बाद इस तरीके की घटना हो जाती है कि उसका तो बिल्कुल मनोबल डाउन हो जाता है। और हर व्यापार, हम सुबह शॉप खोलने के लिए आए तो शॉप के बाहर हम जैसे ही खड़े हुए तो आसपास के सब व्यापारी आपस में और एक तरीके से बातचीत करने लग गए कि वास्तव में अपन को क्या करना चाहिए। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि व्यापारी तो इस समय बिल्कुल डरा और सहमा हुआ है। अब कब इस डर और सहमेपन से पॉलिटिकल दखल वहां बंद होनी चाहिए, और जो अधिकारी लगते हैं उन्हें लंबे समय तक वहां रहने दिया जाना चाहिए, और बिल्कुल एक ऐसी टीम वहां भेजी जानी चाहिए जो वास्तव में कुछ कर सके। मुझे भी ध्यान है एक सीआई वहां पे लगे हुए थे बहरोड से कुछ दिन बाद में उन्हें भेजा भिवाड़ी कुछ दिन रुके, उसके बाद में उनको कहीं और तबादला कर दिया।
तो ये जो सिलसिला चलता है बड़ी मुझे लगता है कि दर्द देने वाली बात है। किशोर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। हम एक निष्कर्ष पर भी पहुंचना चाहेंगे कि वास्तव में होना क्या चाहिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। देखिए, एक योगेश जी ने जो अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत एक गंभीर बात कही, बहुत खतरनाक शब्द का यूज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा पलायन। अगर उस जगह की जनता और फैक्ट्रियों ने पलायन शुरू कर दिए मालिकों ने, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये पलायन एक वजह है जहाँ जो एक बर्बादी का बड़ा कारण बनते हैं। मैं एक अपील सरकार से, जो सरकार को 10 महीने हो गए, सरकार मुख्यमंत्री जी वहाँ हैं, घुटनों पर ला दीजिए अपराधियों को। अगर इन्वेस्टमेंट राजस्थान को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो घुटनों पर ला दीजिएगा। अगर घुटनों पर आप ला देंगे सरकार अपराधियों को, तो ये राजस्थान को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात और, इस देश के हर नागरिक और हर दल, हर पार्टी ये चाहती है कि राजस्थान ग्रो करे। अगर घुटनों पे आप अपराधियों को लाएंगे तो कांग्रेस पहला दल होगा जो बढ़ के तारीफ करेगा इस बात को कि बजला सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। जी गर्ग साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। सरकार किसी की भी हो, या बड़ी पीड़ा यह होती है कि जैसे योगेश जी अभी बता रहे हैं कि जब तक राजनीतिक दखल से ये पुलिस में पोस्टिंग होंगी, जोशी साहब भी यही बता रहे हैं, तब तक ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि ये खत्म होना चाहिए, कल्चर ही बंद होना चाहिए एटलीस्ट पुलिस में तो, या टीम ऐसी भेजी जाए। मैं ये नहीं कहता वर्तमान में जो अधिकारी लग रहे हो काम के नहीं, बिल्कुल काम के होंगे, लेकिन अगर वो काम के तो उनके खुल करके काम करने दीजिए और रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, कानूनी व्यवस्था तो निश्चित रूप से पहले से काफ़ी सुधार आया है और भी सुधार आने का है। तो देखिए, अगर आप कंपैरिजन करोगे पिछले 5 साल को और पिछले 9-10 महीने को, तो बहुत चेंजेस आया है। देखिए, पहले कितना पपड़ा गैंग को थाने में से छुड़ा के लेके गए, आज वो स्थिति नहीं है। आज हमने अगर मान लो भिवाड़ी के अंदर घटना हुई है, भिवाड़ी के अंदर से घटना होने के बाद तुरंत उनको गिरफ्तार किया। अब जैसे निमराना की घटना है तो निमराना के वो चीज़ है, अपराध, देखिए अपराधों के आपके साथ साथ उन पे कंट्रोल हुआ है। आपने देखा होगा, निश्चित रूप से कंट्रोल हुआ है। देखिए, आप अगर अपराधों के साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई को कंपेरिजन करोगे तो राजस्थान के अंदर पिछले 9-10 महीने के अंदर राजस्थान में कार्रवाई तुरंत गति से हुई है। अगर पिछले 5 साल के उससे तो इसलिए झूठा पड़ गया, लूट हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, हत्या हो रही है। विपक्ष का काम है चिल्लाना, विपक्ष का काम है चिल्लाना, लेकिन राज्य सरकार अपना अच्छा काम कर रही है। जहां भी घटना हो रही है तुरंत कार्रवाई हो रही है, जहां भी घटना हो रही है। मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा सर किशोर जी, मैं रोकना चाहूंगा किशोर जी, मैं रोकना चाहूंगा। खैर, एजेंडा हमारा ये है भी नहीं कि इसके पॉलिटिकल इशू बनाया जाए, लेकिन हाँ चिंता है इस बात की कि हम निवेश के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ धरातल पे कानून व्यवस्था पे भी असर दिखना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि निवेश आएगा। अगर पैसे मांगते रहेंगे बदमाश तो निवेश की आप ज़्यादा उम्मीद मत करिए। कारण साफ है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं महफूज रहूं, जिस क्षेत्र में जा रहा हूं वहाँ मेरी तरक्की हो, वहाँ की सारी चीज़ें संसाधन हमें ठीक से मिलें। और इसी तरह से अगर रंगदारी मांगी जाएगी तो कौन यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आएगा। सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, पहले क्या हुआ उससे भी हमें सबक लेना चाहिए। और अगर इसी तरह से सरेआम फायरिंग करेंगे, राजस्थान का कल्चर भी नहीं रहा, तो मुझे लगता है एक बड़ी चिंता की बात है। जो कदम आप उठाना चाह रहे हैं, जिस निवेश की आप सोच रहे हैं, उस पर एक कहीं ना कहीं एक संकट के बादल आ सकते हैं, रुकावट पैदा हो सकती है। वक्त है, समय के साथ में इस तरह के दुस्साहसियों की कमर तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।